हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सेशन। दोस्तों इस धमाकेदार सेशन में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चौथा चैप्टर के बारे में। दोस्तों इस चौथा चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक दोस्तों, जो कि आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और शानदार तरीके से समझते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी सीख रहे हैं, आपका दोस्त भी सीख लिया तो भाई इसमें गलत क्या है। सबके हित के बारे में सोचिए, सबके बारे में सोचिए, ठीक ना। अहिंसा परमो धर्म, नाम तो सुने ही हैं आप लोग। ठीक, समझ गए। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए, उसके बाद शानदार तरीके से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिखिए, अन्यथा आप लोग सुनते सुनते ही चलिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक ना, बाद में चल के आपको ऐसा नहीं हो कि दिक्कत हो, कुछ भी सुने आपको दिक्कत होने लगे, ऐसा नहीं करना है। एक एक प्रश्न को देखना है ध्यान से। उसके बाद अगर आपको पता होगा तो आप आंसर दीजिएगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, यह पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप शानदार तरीके से अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ाई को जारी रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अब बिना विलंब किए हुए। यहाँ तक तो समझ गए है ना सब कुछ कि हमको पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हमको पढ़ना कैसे है सब कुछ आपको बता चुके हैं, कोई क्लियर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सब कुछ क्लियर है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़े अब। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को। चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न कर रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी। एक पुस्तक का नाम है क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। यह पुस्तक किसने लिखा है। आपका ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है ओपेरिन, तीसरा ऑप्शन है लैंडमार्क और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए कोई नहीं तो होगा नहीं, लेकिन जो लिखा है यह पुस्तक, उस व्यक्ति का नाम क्या है आप लोग फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक जो लिखा है उस शख्स का नाम डार्विन है। क्लियर है, उस शख्स का नाम क्या है, डार्विन है। अर्थात कहने का मतलब यही हुआ कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक जिसने लिखा है उसका नाम डार्विन है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, चलिए तो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रोमोसोम। ठीक है ना, क्रोमोसोम कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसको हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र, जो कि आपका विज्ञान का भाषा हुआ गुणसूत्र। ठीक दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी डाउट नहीं है। अब आप बताइए कि एक मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 26, 14, 23 या फिर 18। दोस्तों 26 का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ 26, कितने कितना जोड़े बोला गया है, कितने जोड़े, तो 26 जोड़े, 14 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 18 जोड़े। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर शानदार तरीके से। देखिए एक मनुष्य के अंदर, ठीक ना, एक मनुष्य में 23 जोड़े, यानी कि 23 दुना कितना होता है, 46 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। ठीक ना, 23 दुना 46 गुणसूत्र एक आदमी में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया जरा ध्यान दीजिएगा कि कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, समजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर समवृत्ति अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा कि यह जो कीटों के पंख है, चमगादड़ के पंख है, वह किस तरीके के अंग है। तो दोस्तों यह जो आपका कीट का अंग के बाद चमगादड़ का अंग जो होता है ना भैया, वह आपका समवृत्ति अंग कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक ना, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। भैया जरा ध्यान दीजिएगा और गौर से समझिएगा बात को कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि उसका शरीर का कोई उपयोग किया ही नहीं जाता है। ठीक ना, और ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, समजातीय अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर समवृत्ति अंग। चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा
कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा भैया वह अवशेषी अंग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। अर्थात कुछ प्राणियों का संरचना ऐसा पाया था। देखिए देखिए अवशेषी अंग क्या होता है? जो उसका कंकाल होता है, उसका कंकाल में क्या उपयोग करेंगे आप? अब कुछ करेंगे नहीं करेंगे ना, वही कहा गया है यहाँ पे। जो आपका जीवाश्म होता है, अवशेषी अंग होता है जिसको शोषित कर किया चुका है, कर मतलब कर चुका है जिसका शोषण, ठीक ना, वो जो बच गया है, क्या आप उसका कोई उपयोग करेंगे? नहीं करेंगे ना, वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक ना, समझ गए। ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहा जाता है, जीवाश्म जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए पांचवा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो दोस्तों जीन शब्द की जो प्रस्तावना की थी उस शख्स का नाम क्या है? वाटसन, उसके बाद मेंडल, उसके बाद वेंडेन। अगर आपको पता है तो फटाफट से बताइए कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, फटाफट से बताइए। ठीक ना, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन शब्द की प्रस्तावना इन तीनों में से किसी ने नहीं की थी, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी ने नहीं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों छठा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नहीं, मेंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न पूछने का तरीका यही है, सलीका यही है, अर्थात प्रश्न कहना क्या चाहता है, आइए हम आपको समझाते हैं शानदार तरीके से। तो दोस्तों कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है, ठीक ना, वह कौन वैज्ञानिक है जो मेंडल, क्या होगा यहाँ पे, मंडल हो गया है, मंडल नहीं होगा, जो कि मेंडल होगा। मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक ना, जो मेंडल के नियमों की खोज पुनः फिर से वह कर रहे हैं और उसका संबंध मेंडल के नियमों से ही जुड़ा हुआ है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है सरमक, लैमार्क, डार्विन या फिर लिनियस। चलिए फटाफट से बताने के प्रयास कीजिए उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसका संबंध मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। ठीक है, फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वैज्ञानिक है वह। तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है सरमक। क्या नाम है दोस्तों? सरमक नाम है। ठीक, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया, बात को पकड़िएगा। सातवां नंबर प्रश्न कहना क्या चाहता है? सातवां नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं भैया किसके? डीएनए के या फिर डीएनए तथा आरएनए के, उसके बाद है डीएनए तथा प्रोटीन्स अब आरएनए के, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर आप लोगों को पता है कि गुणसूत्र बने होते हैं किनके, फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि गुणसूत्र जो बने होते हैं ना भैया वह डीएनए और तथा प्रोटीन व आरएनए से बना होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए, जो कि आपका सी नंबर का विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए और आरएनए के, ठीक ना, और प्रोटीन्स के, यह तीन चीज से गुणसूत्र बने होते हैं, याद रखिएगा। ठीक ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 8 नंबर का, प्रश्न कर रहा है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन या फिर हरित लवक। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता है इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से आप चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उस पदार्थ का क्या नाम है। तो दोस्तों कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ में जो पदार्थ पाया जाता है उसका नाम डीएनए होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। भैया 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, लेमार्क ने, मेंडलिफ ने या फिर ग्रिफिथ ने? तो चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों जीन शब्द ने जो प्रस्तुत किया है उस शख्स का नाम जॉनसन है, याद रखिएगा। जॉनसन एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने जीन शब्द को प्रस्तुत किया है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 10वां प्रश्न कर रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, याद है कि मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है भैया? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में या फिर इनमें से सभी जल में? चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए। दोस्तों मलेरिया के मच्छर जिसमें पैदा होता है भैया, गंदा में ही ना पैदा होगा भैया, स्वच्छ पानी तो हम लोग पीते हैं, उससे होता है? थोड़े नहीं होता है।
मीठा पानी से उससे भी नहीं होता है, लेकिन गंदा जल एक ऐसा दूषित जल है जिससे तरह तरह की बीमारियां प्रदूषण फैलने लगती है। ठीक दोस्तों, इसलिए अगर आप लोग कहीं भी जल जमाव देखते हैं अपना बर्तन में, कहीं पर भी छत पर, तो उसको तुरंत ही बर्बाद कर दीजिए, अन्यथा आपको बहुत ही संक्रामक बीमारी फैल सकता है। ठीक दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों गंदा जल में फिर से वही प्रश्न आ गया। ठीक ना, समझ गए? देखिए वहां पे सिर्फ अलग है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, लेकिन यहाँ पे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में उत्पन्न होते हैं। तो भैया वही गंदा जल में ही उत्पन्न होता है। ऐसा गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह साफ जल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है? इसलिए अब आप लोग जब भी बाल्टीन वगैरह में जल रखते हैं ना, तब उसको ढक के रखना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ना भैया, वह साफ जल से ही डेंगू उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह मलेरिया जो है भैया वह गंदे जल से उत्पन्न होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न कर है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, या फिर पुच्छ कशेरुकाएं, या फिर निषेचन पटल, या फिर इनमें सभी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है अवशेषी अंग का उदाहरण इन निम्न में से क्या है, तो फटाफट से आप चैट सेक्शन में बताने के प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि अवशेषी अंग का जो उदाहरण भैया वह कौन कौन सा है। तो दोस्तों अवशेषी अंग का उदाहरण इनमें से कर्ण पल्लव की पेशियां है, कुछ कशेरुकाएं हैं, और निषेचन पटल है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का विकल्प इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण है। दोस्तों समजात अंग यानी कि समान अंग के उदाहरण कौन सा है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, दूसरा विकल्प है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, तीसरा विकल्प है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए अगर आप लोगों को पता है कि अवशेषी अंग का उदाहरण इन निम्न में से क्या है, तो फटाफट से बताने के प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि समजात अंगों के जो उदाहरण है ना भैया, वह हमारा दांत भी है और हमारा हाथ भी है और कुत्ते का अग्रपाद भी, यह भी समजात अंग का उदाहरण है, यानी कि समान अंग। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग अपना हाथ का प्रयोग चलने के लिए भी कर सकते हैं, जो कि कुत्ता भी करता है अग्रपाद का प्रयोग। ठीक ना, समझ गए? अगर हम लोग दो पैरों से चल सकते हैं तो कुत्ता भी दो पैरों से चल सकता है। ठीक ना, क्लियर है? हमारे दांत और हाथी के दांत वह भी समजातीय अंगों में ही आता है। आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय यह भी समजात अंगों में भी आता है। लेकिन यह जो डी नंबर का विकल्प है इनमें से सभी यानी कि उपरोक्त सभी, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा पकड़िएगा बात को और समझिएगा एक एक प्रश्न को। तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिकतम समानता है, यानी कि सबसे अधिक समानता है किससे भैया? चीन के विद्यार्थी से, या फिर चिंपैंजी से, या फिर मकड़ी से, या फिर जीवाणु से। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे जो पूर्वज है जो कि आज करोड़ों साल पहले इस धरती पे आए थे, वह एक चिंपैंजी ही थे जो कि हमारे पूर्वज थे। उसी से ही मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा एक समान होती है, याद रखिएगा। क्लियर है? लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होंगी एक समान। क्लियर है ना? दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न पे आप जरा फिर से गौर फरमाइएगा। ठीक ना, 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, फिर से जरा ध्यान दीजिए कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में और लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होगी भैया? अधिक होगी, क्योंकि एक समान होगी। वह गलत है, लेकिन यह जो है आपका बी नंबर का विकल्प यही सही होगा। ठीक दोस्तों, आप एक समान कैसे लगा सकते हैं बताइए? तो नहीं लगा सकते हैं ना। ठीक भैया, इसलिए जो भी होगा सटीक आंसर आप समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर का पौधा, चना का पौधा, सेम का पौधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे
कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुने थे, याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न करा है कि फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। तो दोस्तों फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम जो दिया है, उन्होंने नाभिक अम्ल को दिया है न्यूक्लिक नाम, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो दोस्तों का नाम है क्या, देखिए उस व्यक्ति का नाम तो है, लेकिन कब दिया था, यानी कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो दोस्तों यह जो प्रमाणित किया गया 1902 ईस्वी में प्रमाणित किया गया, ठीक दोस्तों। और इसको बताने वाला यानी कि इस शख्स का जो नाम है उसका नाम है टी बोवेरी एवं डब्ल्यू.एस. सट्टन, ठीक ना। उस शख्स का नाम क्या है, टी बोवेरी एवं डब्ल्यू.एस. सट्टन व्यक्ति का नाम है। और कब इसको प्रमाणित किया गया, 1902 ईस्वी को, ठीक दोस्तों। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा भैया, जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, ठीक दोस्तों, समझ गए। 2 कुंडलित धागों में बना होगा तो भैया आधा आधा ही ना बांधा होगा तो अर्ध गुणसूत्र कहलाएगा, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती कार्य के अनुसार उसकी बाह्यतम रचना में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं भैया, समजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर समवृत्ति अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चले दोस्तों आपका समय हो गया है अब समाप्त। हम आपको बताएंगे कि वह अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है लेकिन कार्य के अनुसार उसकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसको समजात अंग कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। समजात अंग, लेकिन अंग तो सही है, लेकिन देखिए जब कुत्ते का पैर जो होता है भैया उस चलने के लिए होता है, खाने के लिए तो नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा आगे वाला भाग जो हाथ है हमारा, ठीक ना, वो हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं तथा अन्य कार्य के लिए उपयोग करते हैं। वही हुआ कि जिसकी रचना तो समानता होगी, रचना में समानता होगी, लेकिन कार्य के अनुसार कि बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है तो उसको समजात अंग कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेझिझक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 21 नंबर का प्रश्न करा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों आपका शरीर, आप जब भोजन करते हैं वह भोजन जो पचता है और वह भोजन पच करके अपना कार्य में लग जाता है, तो आपका भोजन में जो भोजन पचता है उस भोजन पचने की प्रक्रिया को उपचयन प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो देखिए दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, 3 लक्षण, 5 लक्षण, 7 लक्षण या फिर 14 लक्षण। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मात्र 5 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, याद रखिएगा। कितने, 5, बस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था कितना भैया। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात जो था भैया वह 3:1 था, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। कितना था, 3:1 था, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग, का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो कि 3:1 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द्विसंकर, वहां पे देखिए कह रहा है कि एक संकर, एकल संकर यानी कि एक संकर होगा। अब यहाँ पे देखिए द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था। तो दोस्तों द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात जो था भैया वह 9:3:3:1 था, ठीक दोस्तों। समझ गए आप लोग, शानदार तरीके से। क्लियर है, डाउट क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। आपको याद रखना होगा एक एक प्रश्न को, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हो जाए, ठीक दोस्तों। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न
जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 24 नंबर के बाद देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई या फिर एक्स एक्स या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताने के प्रयास कीजिएगा कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका समय हो गया अब खत्म। जो कि आपका स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते जो है ना भैया, वह डबल एक्स होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, मतलब क्या होता है, डबल एक्स होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। भैया देखिए, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है भैया, एक्स वाई होता है। ज्यों ही लड़की का यानी कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स हुआ, तो त्यों ही आप समझ जाइए कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई ही होगा। क्लियर है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, ये देखते हैं। दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न यही कर रहा है कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, या फिर जेम्स वाटसन के द्वारा, या फिर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता है इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना डार्विन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भैया, डार्विन द्वारा, जो कि आपका ए नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 28 नंबर का प्रश्न करा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों ये तो बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए कि एक मनुष्य की जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको होमोसेपियंस कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि आपका सी नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, होमोसेपियंस। ठीक ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। दोस्तों मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यह मानव का जो उद्भव हुआ था ना भैया, वह अफ्रीका में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, समरूप, समजात, सम्मिलित, या फिर जीवाश्म। तो चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने के प्रयास कीजिए कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण। तो दोस्तों यह जो आपका पंख है चमगादड़ और पक्षी के, वह समरूप अंग के उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, क्योंकि उसका जो पंख होता है वो भी उड़ने के लिए होता है, और चमगादड़ का जो पंख होता है वो भी उड़ने के लिए ही होता है, जिसका अंग का उदाहरण समरूप है। ठीक दोस्तों, समझ गए, यानी कि समान है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूप मतलब समरूप, उसका रूप एक ही होता है, समजात उसका जात एक होता है। जात और रूप में बहुत अंतर है, याद रखिएगा। ठीक ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 31 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। तो दोस्तों आपका विकल्प है लेमार्क, या फिर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, या फिर चार्ल्स मूर, या फिर अल्फ्रेड मार्क। तो चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का इस सिद्धांत के जनक कौन है। तो दोस्तों उस शख्स का नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक ना? याद रखिएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन वह प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस यह जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के जनक हैं। ठीक ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। 32 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर जेबी बोस ने, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो चलो चलो दोस्तों हम आपको बता दें कि वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया है उस शख्स का जो नाम है भैया, उस शख्स का नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक ना? हो गया याद, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडल ने किया था, याद रखिएगा। और मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों कभी कभी तो आप लोगों को किसी भी जो है प्रतिपादन का यानी कि किसी भी वैज्ञानिक का उसका आपको पूरा नाम पूछ देगा, आपको बताएगा कि बताइए डार्विन का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों डार्विन का पूरा नाम क्या है,
चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक ना, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न कर है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इनमें कौन सही है। तो दोस्तों आपको बता दें इनमें जो कौन सही है, आपका विकल्प है, पहला विकल्प है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एटुनिन, ठीक, पहला विकल्प ये हुआ। और दूसरा विकल्प है डीऑक्सीरिबो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और तीसरा विकल्प है आपका डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एनीमिया, और चौथा विकल्प है आपका डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एक्टिविटी। चलिए अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताने की प्रयास कीजिए इनमें से कौन सही है। तो दोस्तों हमको जो इनमें से सही लगा वह बी नंबर का विकल्प, जिसका नाम है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक दोस्तों, समझ गया आप लोग, समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 के बाद 34 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। भैया 34 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कान के निचले हिस्से को कहते हैं, भैया कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? आप लोगों को नहीं पता है? बिल्कुल पता है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि आप लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों कान का निचला हिस्सा जिसको हम लोग कनपाली कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। क्या आप किसी को नहीं कहते हैं? भैया ऐसा झापर पड़ेगा कनपट्टी के नीचे कि सीधा मुंह लाल हो जाएगा। तो भैया कनपाली उसी को कहते हैं जिसको हम लोग कनपट्टी कहते हैं, ठीक ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क ने, डार्विन ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर बाईसमान ने। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से बताइए चैट सेक्शन में, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो दोस्तों उस शख्स का नाम है लामार्क, ठीक ना, याद रखिएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम लामार्क जी ने समझाया था, यह चीज याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 36 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, आपका जो विभिन्नताएं होती है भैया वह 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, शानदार तरीके से। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 37 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है भैया? 37 नंबर का प्रश्न कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? आपके पास विकल्प है, क्या विकल्प है? पहला विकल्प है जीन स्वरूप, दूसरा विकल्प है जीनोटाइप, और तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, और चौथा विकल्प है जेनेटिक्स। तो चलिए आप लोगों को अगर पता है तो फटाफट से बताइए कि किस जीव में जीन संरचना उस जीव की क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी जीव की जीन संरचना उस जीव की जीन प्रारूप भी कहलाता है और जीनोटाइप भी कहलाता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं का, चलिए फिर से पढ़ते हैं कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वह क्या कहलाता है? जीन प्रारूप, या फिर जीनोटाइप, या फिर लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप, या फिर जेनेटिक्स। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे वातावरण यानी कि वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप या फिर फेनोटाइप कहते हैं। ठीक दोस्तों, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं कि जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, आप अगर लंगड़ा है तो आप में कोई लक्षण है, ठीक ना। अगर आप बहुत तेज है पढ़ने में तो आप में कोई लक्षण है। वही यहाँ पे कहना चाहता है कि जो जीन प्रारूपीय तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित किया गया अनुवांशिक ये लक्षण या फिर उसके अंदर जो विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको लक्षण ही ना कहेंगे भैया, बिल्कुल लक्षण कहेंगे, यानी कि लक्षण प्रारूप कहेंगे, और उसको दूसरा नाम से जाना जाता है फेनोटाइप के नाम से। क्लियर है, डाउट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाविक थे, व्यापारी थे, पादरी थे, या फिर कृषक थे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में वह एक पादरी थे, याद रखिएगा। ठीक ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पादरी थे, ठीक ना, समझ गए। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है शानदार तरीके से?
एक बार मेंशन कर दीजिएगा, यानी कि थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया। तो दोस्तों मेंडल ने जनक पीढ़ी को जो है भैया वह आपका पी से सूचित किया था, याद रखिएगा। किस लेटर से सूचित किया था? पी लेटर से सूचित किया था, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो चलिए 41 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। तो दोस्तों किसी भी प्रजाति विशेषक के एक विशिष्ट यानी कि एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? विकल्प है आपका जीन विकास, दूसरा विकल्प है आपका जीन कोष, तीसरा विकल्प है आपका भ्रूण विकास और चौथा विकल्प है आपका भ्रूण कोष। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी प्रजाति विशेषक की एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोष कहलाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। चलिए तो देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है या फिर अलैंगिक जनन होता है या फिर स्वपरागन होता है या फिर इनमें से सभी होता है। तो दोस्तों जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें क्या होता है भैया? जिनमें लैंगिक जनन होता है उन्हीं में क्या होता है भैया? जाति उद्भवन होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आणविक व्युत्क्रम या फिर आणविक जातिवृत्त या फिर आणविक विलोपन या फिर आणविक संकलन। तो चलिए अगर आप लोगों को पता है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है भैया? तो दोस्तों उसको जो कहा जाता है उसको आणविक जातिवृत्त कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन में साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 44 नंबर का प्रश्न करा कि अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को, डार्विन को या फिर अरस्तु को या फिर हेल्डेन को। तो चलिए अगर आप लोगों को पता है कि अनुवांशिकी का पिता कहा किसको जाता है, फटाफट से आप चैट सेक्शन में बताने के प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा भैया। ये जो आपका मेंडल है ना, मंडल है भैया, मेंडल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना। मेंडल जो है आपका वह अनुवांशिकी का पिता है, जनक है, ठीक ना, सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके मतानुसार यानी कि किसके मत के विचार किसके अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा या फिर हेल्डेन के द्वारा या फिर अरस्तु के द्वारा? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि किसके मतानुसार, किसके मत के अनुसार, किसके विचार के अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो दोस्तों उस शख्स का नाम मेंडल है, याद रखिएगा, ठीक ना। क्या है? मेंडल है, क्योंकि मेंडल को ही अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इसी कारण हम लोग कह सकते हैं कि जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए जो मत है, ये जो विचार है, वह किसका है? मेंडल का है, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है? अगर आपको कहीं भी लगे डाउट हो तो आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं अपना प्रश्न, ठीक ना। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 46 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो दोस्तों डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 47 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पक्षी तथा तितली के पंख है समजात अंग या फिर असमजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं भैया वह असमजात अंग होते हैं। अब बताइएगा, अब वह कैसे? दोस्तों पक्षी का अंग उड़ने के लिए होता है, लेकिन तितली का अंग उड़ने के लिए होता है। लेकिन अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जो है आपका वो समजात अंग ही होगा। क्यों होगा भैया? वो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पक्षी तथा तितली के पंख कौन सा मतलब अंग है, तो वो समजात अंग है, यह सब चीज आप याद रखिए, ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है, विकल्प के साथ जरा ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए 48 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है भैया? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप या फिर जीन प्रारूप या फिर जीपोटाइप या फिर अनुवांशिकी या फिर विभिन्नता। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे शानदार तरीके से, क्या बताना चाहेंगे भैया कि किसी जीव की जीनी संरचना जो है भैया वह जीन प्रारूप या जीपोटाइट कहलाता है, याद रखिएगा, जो कि आपका बी नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों समझ गए। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 49 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान या फिर भ्रूण विज्ञान या फिर जीव विज्ञान या फिर अनुवांशिकी। तो दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको अनुवांशिकी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों इस अंतिम प्रश्न को उसी प्रकार से प्यार दीजिए जिस प्रकार से आप दे चुके हैं पहले। ठीक ना? चलिए 50 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी या फिर बंदर। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे अफ्रीका मानव का जो सबसे निकट का संबंधी है वह चिंपैंजी है, जिसके कारण आज हम लोग हैं। ठीक ना? समझ गए? तो चलिए दोस्तों आप लोगों को क्या बताया गया कि ये जो 50 का 50 प्रश्न है आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं बताया गया है। अगर आप लोग नहीं समझे तो आप फिर से पढ़िए, रीओपन कीजिए, रीक्लास कीजिए, फिर से आप लोगों को फिर से समझ में आ जाएगा शानदार तरीके से एक एक प्रश्न को। ठीक ना? तो चलिए दोस्तों अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो इन 50 के 50 प्रश्न में उन आंसर ढूंढने में तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पे आपका शानदार तरीके से 50 के 50 प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। ठीक ना? आप यहाँ से देख के अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और आपको हम पहले बता चुके हैं जो पीडीएफ है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे दी एंड करते हैं और फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।